वो जंजीर फिल्म का कौन सा गाना था? यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। खबर बहुत बड़ी है दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने परम मित्र गौतम अडानी को 2014 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अनदेखी करते हुए कोयले के खदानों का आवंटन किया था? जी हां, 2014 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है जिसमें करीब 204 कोयला के जो ब्लॉक्स थे उनके आवंटन को रद्द किया जाता है। 2014 के बाद जब मोदी सरकार आती है तब मोदी सरकार एक बार फिर दिशा निर्देशों की अनदेखी करते हुए दोबारा गौतम अडानी को एक नहीं दो कोल ब्लॉक्स दे देती है। क्या आप जानते हैं मोदी सरकार ने गौतम अडानी को एक ऐसे कोयले की खदान दी या कोयले का ब्लॉक आवंटित किया जिसमें 400 मिलियन टन कोयला था। उसमें से गौतम अडानी 80 मिलियन टन कोयला निकाल चुके हैं। मगर बड़ी खबर यह है, अल जजीरा और रिपोर्टर्स कलेक्टिव की खबर जो बता रही है, बड़ी खबर यह है कि 2014 के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जिसने कहा था कि उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से कोयले के ब्लॉक्स को आवंटित किया था, खासकर प्राइवेट प्लेयर्स को, उसमें पारदर्शिता की कमी थी, इसलिए कोयले के ब्लॉक्स का आवंटन जो है वो रद्द कर दिया गया था। मगर मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अपने मित्र को 450 मिलियन टन का कोयला का एक ऐसा ब्लॉक दे दिया जो कानून के खिलाफ था, दिशा निर्देशों की अनदेखी करते हुए था। मगर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, सत्ता में आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयले घोटाले के बारे में क्या कहा था। आपके स्क्रीन पर कोयले घोटाले ने देश का मुंह काला कर दिया है। एआईसीसी यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, एआईसीसी दरअसल ऑल इंडिया कोल कांग्रेस है। इस तरह से ताना मारा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सरकार के ऊपर कि कांग्रेस दरअसल एआईसीसी नहीं है, ऑल इंडिया कोल कांग्रेस है। प्रधानमंत्री ने यह भी दावा किया था कि कोयला घोटाले ने पूरे देश का मुंह काला कर दिया था। प्रधानमंत्री, आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री और गौतम अडानी दोनों को रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट जो अल जजीरा में छपी है, इसका जवाब देना पड़ेगा। आखिर ये दावा क्या किया जा रहा है? आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों की अनदेखी की गई? आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने अपना बयान कि कोयले घोटाले ने देश का मुंह काला कर दिया है, उसी बयान से आप पलट गए? आप अपने उस बयान से पलट गए जिसमें आपने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, और अब रिपोर्टर्स कलेक्टिव की यह रिपोर्ट सामने आई है। दोस्तों, रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने जो दावा किया है एक एक करके बाकायदा क्रोनोलॉजी के तहत, क्योंकि आप जानते हैं सरकार का पसंदीदा शब्द है क्रोनोलॉजी, यानी कि सिलसिलेवार तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से मैं आपको बतलाने वाला हूं कि गड़बड़ झाला क्या हुआ। एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहा है। सबसे पहले दोस्तों आपको गौर करना पड़ेगा इस तारीख पर, मई 2006 में राजस्थान पब्लिक सेक्टर यूनिट यानी RRVUNL एक जॉइंट वेंचर लॉन्च करता है। जॉइंट वेंचर लॉन्च करता है, वो कोयले के आवंटन के लिए पार्टनर की तलाश कर रहा होता है। RRVUNL ये लॉन्च करता है। तारीख पर गौर कीजिए, मई 2006। अब गौर कीजिए इस तारीख पर, अगस्त 2006। भारत का जो कोल मिनिस्ट्री है, उस वक्त मनमोहन सिंह सरकार थी, वो पारसा कोल ब्लॉक छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी यानी CSPGC को दे देता है। दो खबरें, दो तारीखों पर गौर कीजिए। पहली तारीख मई 2006, दूसरी तारीख अगस्त 2006। इसका अर्थ यह हुआ कि राजस्थान पब्लिक सेक्टर यूनिट RRVUNL जो है वो जॉइंट वेंचर का ऐलान करता है कोयला के आवंटन को लेकर, और भारत का जो कोयला मंत्रालय है वो छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन को पारसा कोल ब्लॉक दे देता है। उसी तरह से अगली तारीख पर गौर कीजिए, यानी करीब एक साल बाद, तारीख है जून 2007।
यानी कि भारतीय कोल मंत्रालय RRVUNL को PEKB कोल ब्लॉक दे देता है। हम यहां दो कोल ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं, पारसा कोल ब्लॉक यानी कि पारसा का जो कोयले का ब्लॉक है, और PEKB कोल ब्लॉक। जैसे मैंने आपको बताया, PEKB कोल ब्लॉक RRVUNL के पास है और पारसा कोल ब्लॉक छत्तीसगढ़ के CSPGC के पास है। अब मैं आपको बतलाने वाला हूं रहस्यमय तरीके से ये दोनों कोल ब्लॉक्स जो हैं गौतम अडानी के पास चले जाते हैं। इन तारीखों पर गौर कीजिए। अक्टूबर 2007 RRVUNL गौतम अडानी के साथ एक जॉइंट वेंचर लॉन्च करता है, JV जॉइंट वेंचर, और इस जॉइंट वेंचर में 74% पर अडानी का मालिकाना हक था, यानी कि 74% इक्विटी पर अडानी का हक था। अब दोस्तों इस तारीख पर गौर कीजिए, जुलाई 2009 RRVUNL और अडानी का जो जॉइंट वेंचर है वो अडानी ग्रुप को PEKB ब्लॉक का MDO नियुक्त करता है, यानी कि यहां पर उनकी साझेदारी वो शुरू हो जाती है। बात यहां नहीं रुकती। अब इस तारीख पर गौर कीजिए, दिसंबर 2010 अडानी ग्रुप जो है वो छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के साथ भी एक जॉइंट वेंचर करता है, जिसके तहत पारसा ब्लॉक का MDO अडानी ग्रुप को बना दिया जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि चाहे पारसा ब्लॉक हो या PEKB ब्लॉक, दोनों पर एक तरह से गौतम अडानी का प्रभुत्व हो गया, कब्जा जैसा हो गया, क्योंकि दोनों के साथ गौतम अडानी का जॉइंट वेंचर हुआ। एक तरह से दबदबा दोनों ही कोल ब्लॉक्स पर हो गया। अब दोस्तों 2013 में माइनिंग ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं। इसी के बाद बवाल होता है, मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में कहता है कि 204 कोल ब्लॉक्स से जुड़ा जो समझौता है हम उसे रद्द करते हैं। अब जिन दो कोल ब्लॉक्स का समझौता रद्द होता है उसमें PEKB ब्लॉक भी है और पारसा कोल ब्लॉक भी है। इन दोनों से जुड़े समझौते को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देता है। इसके बाद मोदी सरकार आती है। मोदी सरकार यह दावा करती है कि सारा काम जो है पारदर्शिता से होगा, हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये तमाम बातें करते हैं, मगर फिर नियम कानूनों की धज्जियां उड़ती हैं। और कैसे, मैं आपको बताता हूं। इस तारीख पर गौर कीजिए दोस्तों, मार्च 2015 वो तारीख है जब मोदी सरकार जो है कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट इसका इस्तेमाल करती है और पुराने MDO कॉन्ट्रैक्ट्स को फिर से शुरू कर देती है, उसे रिन्यू कर देती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि भाई हमने पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द कर दिए, अब नए सिरे से आप जो है बोली लगाइए और फिर पारदर्शी तरीके से कोल ब्लॉक्स का आवंटन कीजिए। मगर मोदी सरकार गौतम अडानी के संदर्भ में जो है दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ा देती है। अब दोस्तों इस तारीख पर गौर कीजिए, मार्च 2015 मोदी सरकार का जो कोल मंत्रालय है मार्च 2015 को PEKB कोल ब्लॉक RRVUNL को दे देता है। RRVUNL को दे देता है और RRVUNL एक बार फिर गौतम अडानी के साथ जॉइंट वेंचर कायम कर देता है। मगर बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, इस तारीख पर गौर कीजिए, फरवरी 2015 मार्च 2015 गौतम अडानी ग्रुप सिफारिश देता है कि भाई हमारे पास PEKB कोल ब्लॉक पहले से है। RRVUNL से वो लोग कहते हैं कि आप पारसा कोल ब्लॉक जो हमारे पास पहले था जॉइंट वेंचर के अंतर्गत, उसे भी हासिल कर लो। RRVUNL उसे भी दोबारा हासिल कर लेता है। और दिलचस्प बात यह है दोस्तों, इसके लिए ना बोली लगाई जाती है ना नीलामी होती है। अब
रिपोर्टर्स कलेक्टिव की ये रिपोर्ट जो अल जजीरा में आई हुई है दोस्तों, वो दो बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय निजी तौर पर इस मामले पर अपनी गलती मान रही है। वो मान रहे हैं कि ये मामला पारदर्शिता से नहीं हुआ, गैर वाजिब तरीके से हुआ। रिपोर्ट क्या कहती है? मार्च 2020, इस तारीख पर गौर कीजिए। द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इंटरनली एडमिट्स दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ एमडीओज बिफोर द अलॉटमेंट ऑफ मिनरल ब्लॉक्स वॉज इनअप्रोप्रिएट। गैर वाजिब ढंग से मिनरल ब्लॉक्स, खनिज संपदा के जो ब्लॉक थे उसे आवंटित किया है और रिपोर्टर्स ब्लॉक ने प्रधानमंत्री कार्यालय का यहां हवाला दिया है। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ यह हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों की अनदेखी करते हुए, जैसा कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव दावा कर रहा है, कोयले की खदान जो है वो गौतम अडानी को सौंप दी, जिसमें 450 मिलियन टन कोयला था। उसमें से 80 मिलियन टन कोयला गौतम अडानी समूह पहले ही निकाल चुका है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी कोयले घोटाले के ऊपर पिछली कांग्रेस सरकार पर हमला किया था। और आज क्या हो रहा है? यह ना भूलें कि मेरे जैसे पत्रकारों ने 2014 से पहले ये तमाम मुद्दे प्राइम टाइम में उठाए थे, अपने कार्यक्रमों में उठाए थे। मगर आज क्या हो रहा है? आज जैसा कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट दावा करती है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया। खुद प्रधानमंत्री कार्यालय निजी तौर पर मान रहा है कि गैर वाजिब ढंग से अडानी को कोल ब्लॉक्स दिए गए, नीलामी की प्रक्रिया का अनुसरण नहीं हुआ। ये सब क्या हो रहा है साहब? ये ना भूलें दोस्तों कि LIC जिसने अपना पैसा लगाया था हजारों करोड़, उसे भी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। LIC पर दबाव डाला गया कि आप गौतम अडानी में पैसा लगाइए। अब जितना पैसा लगाया गया था उससे ज्यादा नुकसान हो रहा है। सेबी कह रहा है कि अब तक जो हमने जांच की है उसमें हमें कोई गड़बड़ झाला नहीं पता चल रहा है। यानी कि इस वक्त जो स्टॉक मार्केट में गड़बड़ चल रही है उसको लेकर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस देश में हो क्या रहा है? आपके सामने तथ्य हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जिसकी धज्जियां उड़ाई मोदी सरकार ने। क्या इस मामले की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इस मामले पर हम आंखों में पट्टी लगा के घूमेंगे? एक जमाने में गौतम अडानी जो दूसरे धनी सबसे व्यक्ति थे वो 30वें नंबर पर आ गए हैं या उससे भी नीचे आ गए हैं। ये तथ्य हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने यही दावा किया था कि शेयर मार्केट में गड़बड़ झाला हुआ है। 85% शेयर के दाम बढ़ाए गए हैं नकली तरीके से, कृत्रिम तरीके से। और आप देख ही रहे हैं रोज अडानी के शेयर्स जो हैं वो लगातार नीचे आ रहे हैं। गौतम अडानी जी को चाहिए कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को अमेरिका में जाके चेतावनी दें। अगर आपको लगता है यह झूठ है, मोदी सरकार को सामने आने पड़ेगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक आदेश दिया था तब आपने एक बार फिर नियमों को ट्वीक करके, उन्हें बदल के आपने क्यों एक बार फिर उन कोयले के ब्लॉक्स का आवंटन कर दिया जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश था? यह सब क्या हो रहा है? क्या इन सवालों के जवाब नहीं दिए जाने चाहिए? क्या मेरे जैसे पत्रकार अगर ये सवाल उठा रहे हैं तो क्या ये भारत पर हमला है? क्योंकि जब जॉर्ज सोरोस ये मुद्दा उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी सामने आती हैं और कहती हैं भारत पर हमला है, भारत की संप्रभुता पर हमला है। और जॉर्ज सोरोस ने क्या कहा था? जॉर्ज सोरोस ने सिर्फ इतना कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर पारदर्शिता से जवाब देना चाहिए। अब इसमें क्या गड़बड़ हो गई? वो सिर्फ ये सवाल कर रहे थे मगर इसे देश पर हमला बता दिया गया। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी आई थी, आपको याद होगा किस तरह से अडानी ग्रुप का ये CFO तिरंगे के आसरे अपनी बात रख रहे थे, इस पर भारत पर हमला बता रहे थे। यानी कि वही टूल किट जिसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी करती है, उसी टूल किट का इस्तेमाल गौतम अडानी कर रहे हैं। ये सवाल हैं। फोर्ब्स की एक और रिपोर्ट आई है उनके भाई के बारे में।
उसकी चर्चा मैं आज नहीं करूंगा दोस्तों, कल करूंगा। मगर आप देख सकते हैं फोर्ब्स की रिपोर्ट भी आई है कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी, जिससे पल्ला झाड़ रहे हैं गौतम अडानी, उनका किरदार बहुत अहम था। बड़ा प्रश्न, क्या गौतम अडानी ने अपने भाई विनोद अडानी को लेकर गलत बयानी की, भ्रम पैदा किया? यह प्रश्न है, इनके जवाब दिए जाने बाकी हैं, पारदर्शिता से, मीडिया का सहारा लेकर नहीं, ताकत और रसूख का सहारा लेकर नहीं, बल्कि सामने आकर जवाब देने से। प्रधानमंत्री के पास राज्यसभा में मौका था, लोकसभा में मौका था, मगर दोनों ही जगहों पर उन्होंने इस मुद्दे को संबोधित ही नहीं किया। उल्टा कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, सांसद राहुल गांधी के भाषण को 18 जगहों से लोकसभा में हटा दिया गया, एक्सपंज कर दिया गया, नोच दिया गया। क्या सच इससे छुप जाता है? नो उल्लू बनाविंग। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।